तो कहानी में अब तक हमने देखा कि यांग काई नाम का एक लड़का लिंग ज़ियाओ पवेलियन में डिसेबल बनने के लिए एंट्री लेता है, लेकिन उसके पास बॉडी स्ट्रेंथ या कल्टीवेशन की पावर नहीं थी। इस वजह से उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। हालांकि किसी भी तरह से वो वहाँ का डिसेबल बना था, इसलिए वहाँ के मास्टर उसे 3 साल का समय देते हैं अपनी बॉडी टेम्पर्ड स्टेज के 3rd लेवल तक पहुँचने का। अब 3 साल खत्म होने वाले थे, लेकिन यांग काई ने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की थी। वो इस बीच बड़े और सीनियर डिसेबल से फाइट जरूर करता था, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि इस तरह की एक फाइट के बाद जब रात को वो सो रहा था, तभी उसके चेहरे से निकलने वाला ब्लड उसके तकिए पर जाकर गिरता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो तकिया जिसे वह मामूली पत्थर समझता था, वो असल में एक सीक्रेट टेक्निक है। और इस तरह के स्टोन्स को सोल स्टोन कहा जाता है, जो कि खुद को नेचर में ढाल लेते हैं, जिससे कि किसी को उसकी लोकेशन का पता न चल सके। उस स्टोन के चलते यांग काई एक दूसरे रिलम में पहुंच चुका था, जहां यांग काई की मुलाकात गोल्डन स्केलेटन से होती है। गोल्डन स्केलेटन यांग काई की बॉडी पर काबू करना चाहता था, लेकिन यांग काई हार नहीं मानता है। इस वजह से गोल्डन स्केलेटन जबरदस्ती उसकी बॉडी को अपना नहीं बना पाता और बाद में उसे गोल्डन स्केलेटन की ये एनर्जी वो सोल स्टोन एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे यांग काई को एक टेक्निक मिल चुकी थी जिसे वो परफॉर्म भी कर सकता है। साथ ही यहाँ उसकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। वैसे पिछले पार्ट के लास्ट में यांग काई मार्केट आया हुआ था अपने लिए कुछ चावल खरीदने। वैसे अब जब वो चावल लेकर वापस लौटने वाला था, तभी इतने में ही वहाँ 2 लोग आकर शॉप ओनर पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चावलों में कुछ मिला हुआ था। मेरे भाई ने जब वो चावल खाए तो उसकी तबीयत खराब हो गई। वो साफ साफ झूठ कह रहे थे, लेकिन फिर भी शॉप ओनर उन्हें कॉम्पनसेशन के तौर पर पैसे देने को तैयार थे, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। इतने में ही वहाँ वो लड़का आ जाता है जिसकी मुलाकात यांग काई से कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर हुई थी। अभी उस लड़के के यहाँ आते ही वो दोनों आदमी थोड़ा डरा हुआ बिहेव कर रहे थे। यांग काई ये देखते ही समझ आता है कि जरूर वो लड़का ही इन्हें यहाँ जानबूझकर लाया है, जिससे वो शॉप ओनर की फैमिली में अपना एक अच्छा इमेज बना सके, क्योंकि वो शॉप ओनर की लड़की यूनर को लाइक करता है। वैसे अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी आगे से होती है। अभी वो डिसेबल लड़का जिसका नाम सुमो है, वो यहाँ उन दोनों आदमियों से कह रहा था कि अच्छा तो यहाँ के चावल खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अभी वो दूसरा आदमी जो कि खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसलिए उसका साथी उसे धक्का मारते हुए एक्टिंग करने को कहता है और बोलने लगता है कि हाँ, मेरे 2 और भाइयों ने भी यही चावल खाए थे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई कि वो यहाँ आ तक नहीं पाए। हम यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं जिससे कि आसपास के लोग इस शॉप ओनर का असली चेहरा जान सके, जिससे किसी और की तबीयत खराब ना हो। ये सुनकर सुमो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम दूसरों की भलाई के लिए यहाँ आए हो। इतना कहकर वो हल्का सा आगे बढ़ता है और उस दूसरे आदमी को जोरदार धक्का मारता है जो बीमार होने का नाटक कर रहा था। अभी उस दूसरे आदमी ने अपने हाथ आगे करते हुए इस धक्के को सह लिया था, क्योंकि ये सब भी उनके प्लान का ही हिस्सा है। अब सुमो ये देखकर कहने लगता है कि अभी अभी तुमने कहा कि इसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है और ये सही से चल तक नहीं पा रहा, लेकिन इसने तो मेरा अटैक बहुत आसानी से रोक लिया। क्या तुम इसके बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? अब वो पहला आदमी कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा होता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसके बाद सुमो वापस यहाँ उस दूसरे आदमी के पास आकर उसे फिर से जोरदार धक्का मारता है और इससे वो दूसरा आदमी पहले आदमी से टकराता है और वो दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। अभी इस लड़ाई की वजह से ऑलरेडी वहाँ बाहर भीड़ लग चुकी थी और बाकी सारे शॉप ओनर्स भी वहाँ आ गए थे। वैसे यहाँ शॉप ओनर की बेटी यूनर तो इस लड़ाई से थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन उसकी मदद उसे शांत कराती है। वैसे तभी यहाँ वो पहला आदमी सुमो से कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन जो हमारे रास्ते में आ रहे हो? जिस पर सुमो कहता है कि मेरा नाम सुमो है और मैं लिंग ज़ियाओ पवेलियन का एक डिसेबल हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही घबराने की एक्टिंग करने लगे थे। उनमें से एक कहता है कि तुम लिंग ज़ियाओ पवेलियन के डिसेबल जरूर हो, लेकिन तुमने आज हमें रोककर बहुत गलत किया। हालांकि हम एक डिसेबल से लड़कर खुद की इमेज खराब करना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो हम तुम्हें देख लेंगे। और इतना कहकर वो खड़े हो गए थे। अब सुमो भी उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम जब चाहे मुझसे लड़ सकते हो। इतना कहते हुए वो सीक्रेटली उन्हें इशारा करता है और वो दोनों उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। अभी सुमो भी यहाँ वापस शॉप ओनर के पास आने लगा था अपनी तारीफ सुनने के लिए, लेकिन इतने में ही यांग काई बहुत स्पीड के साथ यहाँ उन दोनों आदमियों के सामने आकर उन्हें रोक लेता है और कहने लगता है
कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो इस तरह के काम न कर कर एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो एक एक करके उन दोनों को ही यहाँ बाहर रोड पर फेंक देता है। अभी सूमो का जियांग भी पीछे आ चुका था, लेकिन यांग काई तो उसके प्लान को आगे बढ़ा रहा था। वो यहाँ बाकी सभी शॉप ओनर से कहने लगता है कि हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। इन्होंने अभी अभी सीनियर लाओ हे की दुकान पर आकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। असल में लाओ हे उसी शॉप ओनर का नाम है। अभी यांग काई यही बताते हुए वहाँ सीनियर लू और सीनियर जियांग से कह रहा था कि ये कल आपकी दुकान पर भी आ सकते हैं और शायद ये आपको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। यांग काई की ये बातें बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए वही सीनियर जियांग सीनियर लियू से कहने लगते हैं कि ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। लियो हे के तो आज इस डिसाइपल सूमो ने बचा लिया, लेकिन हम इतने लकी नहीं हुए तो हमारी इमेज तो मार्केट में खराब हो जाएगी। इस लड़के की बात सही है, हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। पहले हमें इन्हें सही सजा देनी होगी। इसके बाद उन सभी लोगों ने यहाँ उन दोनों आदमियों को घेर लिया था। अभी वह दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके चेहरे पर कपड़े डाले जाते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर दिया जाता है। यांग काई ये सब दूर खड़े होकर देख रहा था। तभी वहाँ सूमो आता है। अभी ये बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अगर ये दोनों आदमी इसी तरह से पिटते रहे तो शायद ये सारा सच बता देंगे। वो कहता है कि तुम लोग इन्हें इतना क्यों पीट रहे हो, इन्होंने अपनी गलती मान ली है। अगर तुम इन्हें ऐसे ही मारते रहोगे तो ये मारे जाएंगे। जो सुनकर लोग रुक जाते हैं। अभी सीनियर जियांग कह रहे थे कि ये लड़का भी सही कह रहा है, वैसे भी ये बहुत देर से हिल नहीं रहे, कहीं सच में ये मारे तो नहीं गए। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन अचानक ही उन दोनों आदमियों में से वो पहला आदमी यहाँ सूमो के पैर पकड़ लेता है। अभी वो उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सूमो उसे दूर हटाते हुए कहता है कि क्या तुम और पिटना चाहते हो। वैसे इस दौरान यांग काई कहने लगता है कि ब्रदर सूमो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इस तरह से मर सकते हैं, लेकिन इन शॉप ओनर्स ने भी तो इन्हें पीटकर कोई गलत नहीं किया, क्योंकि ये तो आज आप यहाँ आ गए इसलिए ये दोनों पकड़े गए। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका होगा जब इन्होंने कई लोगों की शॉप बंद करवा दी और ये पकड़े ही न गए हो। इससे कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। और वैसे भी सभी दुकानदार किसी तरह से सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। इन लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए अगर आज ये मारे भी जाते हैं तो इससे उन बाकी शॉप ओनर्स के साथ न्याय होगा जिनकी दुकान इन्होंने बंद करवाई है। अभी ये सुनने के बाद वो बाकी सारे शॉप ओनर्स भी यांग काई की बात से एग्री कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि यांग काई सही कह रहा है। कल को ये हमारी दुकान पर आएंगे और लोगों ने इन पर भरोसा कर लिया तो हम तो पूरी तरह से लुट जाएंगे। यांग काई भी यही चीज समझाता है कि अगर अभी ब्रदर सूमो न आते तो सीनियर लाओ की दुकान तो बंद ही हो जाती। अभी इस चीज से सूमो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी यांग काई कह पड़ता है कि आप ही तो लिंग ज़ियाओ पवेलियन के डिसाइपल हो, आपको तो खुद इन्हें सजा देनी चाहिए। इसके लिए मास्टर्स भी आपकी तारीफ करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप एक ही हिट में इन्हें खत्म कर दो। ये सुनकर वो दोनों ही आदमी डर जाते हैं। हालांकि सूमो ऐसा नहीं कर सकता, वो अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, अगर तुम न्याय करना चाहते हो तो तुम ही इन्हें मार दो, तुम भी तो लिंग ज़ियाओ पवेलियन के डिसाइपल हो। जो सुनकर यांग काई कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, अगर आप एक अटैक में इन्हें मार दोगे तो इन्हें कम तकलीफ होगी। यांग काई अभी ऐसी बातें इसलिए कर रहा था जिससे वो दोनों आदमी भी घबरा जाए, लेकिन सूमो तो उन पर हमला नहीं कर सकता, वरना वो दोनों आदमी उसका नाम ले लेंगे। तभी यांग काई कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप इन्हें शुरू से बचा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें जानते हो। और एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया, आपका यूनिकॉर्न डिजाइन वाला वो बैग उनके पास क्या कर रहा है। अभी ये बात सुनते ही उस पहले आदमी ने तुरंत उस बैग पर हाथ रख लिया था, लेकिन तब तक सब लोग उस बैग को देख चुके थे। अब यहाँ सूमो की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं यही मार्केट से गुजर रहा था, तभी ये बैग मेरे पास से गायब हो गया, जरूर इन्होंने ही ये बैग चुराया था। अभी यांग काई के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे सूमो की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए सूमो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात सच नहीं लग रही। इतने में ही वहाँ अंदर से लाओ हे बाहर आते हैं। वो यांग काई से कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर यांग काई कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इन लोगों ने पहले तो सिर्फ दूसरी शॉप ओनर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
लेकिन अब तो पता चल रहा है कि ये लोगों का सामान भी चोरी करते हैं। ये सच में सजा के लायक हैं। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बस अभी ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ब्रदर सुमो इन्हें सजा क्यों नहीं देना चाहते। अब ये सुनकर सुमो कहने लगता है कि कौन कह रहा है कि मैं इन्हें सजा नहीं देना चाहता। इन लोगों ने गलती की है, जिस चीज की सजा इन्हें मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो हड़बड़ाकर आगे आ रहा था। अब ये देखने के बाद उन दोनों आदमियों को लगता है कि शायद सुमो उन पर हमला करेगा, इसलिए उनमें से वो पहला आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक्टिंग करने के पैसे मिले थे, मरने के नहीं। वो कहने लगता है कि आपने ही तो हमें कहा था कि हम यहाँ आकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें और आप इस सिचुएशन से शॉप ओनर को बाहर निकालोगे, जिससे आप यहाँ अपनी अच्छी इमेज बना सको। लेकिन अब तो आप हम पर ही हमला कर कर हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही यहाँ उस दूसरे आदमी को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है कि ये लड़का शॉप ओनर की लड़की से प्यार करता है, इसी वजह से इसने ही ये घटिया आइडिया सोचा और हमें पैसे दिए थे कि हम ऐसा काम करें। अब यहाँ सुमो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। वो तुरंत ही शॉप ओनर की लड़की यूनर की तरफ देखता है, जो कि डरकर अपनी मदर के पीछे छुप गई थी। साथ ही सभी लोग गुस्से में सुमो को देख रहे थे। वैसे सुमो भी समझ चुका था कि ये सारा यांग काय का ही किया धरा है। अगर यांग काय उसके प्लान को खराब ना करता तो सब कुछ सही जा रहा था। वो गुस्से में यहाँ यांग काय से कहने लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस चीज की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे और मैं इस चीज को याद रखूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो बाकी सभी दुकानदार यहाँ आगे बढ़ने लगे थे, इससे वो दोनों आदमी डर जाते हैं कि कहीं उनकी और पिटाई तो नहीं होने वाली। लेकिन वो सारे दुकानदार अभी यांग काय की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे, इससे उन दोनों आदमियों को भी मौका मिल जाता है और वो नीचे रेंगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे अब कुछ देर तक यहाँ यांग काय की तारीफ होती है, जिसके बाद वो बाकी सारे शॉप ओनर्स चले गए थे। वैसे अब लाओहे, जिनकी वो राइस शॉप है, वो यांग काय को एक बास्केट लाकर देते हैं जिसमें वेजिटेबल्स रखी हुई थी। ये वो थैंक यू कहने के लिए उसे दे रहे थे, लेकिन यांग काय कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने किसी चीज के लालच में आपकी मदद नहीं की है, और दूसरी चीज, मैं इन वेजिटेबल्स का करूँगा भी क्या? मैं तो वहाँ माउंटेन पर अकेला रहता हूँ और मुझे ये सब बनाना भी नहीं आता। वैसे अब तभी यूनर यहाँ आगे आती है। वो यांग काय को लाइक करने लगी थी। वो यांग काय से शुक्रिया कहती है, जिस पर यांग काय कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी ऐसा कहते हुए यांग काय को भी थोड़ी शर्म आ रही थी। वैसे यूनर भी अब शर्माकर यहाँ वापस पीछे आ जाती है और अपनी मदर के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके फादर यांग काय से कहते हैं कि देखो, तुमने हमारी मदद करने के चक्कर में सुमो को ऑफेंड कर दिया है। वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। यांग काय कहता है कि आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, क्योंकि लिंगजियाओ पवेलियन के रूल्स बहुत कड़क हैं। उनके होते हुए वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत करे। ये सुनकर शॉप ओनर थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन वो अभी भी कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि शायद वो सीक्रेटली कोई चाल चले। अगर हमारे कारण तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस पर यांग काय कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे अब यांग काय का यहाँ से जाने का समय आ चुका था। तभी वहाँ यूनर अपनी मदर को इशारा कर कर कुछ समझाने की कोशिश करती है। वैसे उसकी मदर भी समझदार है, इसलिए वो यूनर का इशारा समझ जाती है और आगे आकर यहाँ यांग काय से कहने लगती है कि अब लगभग रात होने ही वाली है। अब तुम कब घर जाओगे और अपने लिए खाना पकाओगे? इससे अच्छा तुम हमारे साथ ही आज डिनर कर लो। ये सुनने के बाद अभी यांग काय भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसके लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। तभी यहाँ वो यूनर की तरफ देखता है, जो शर्मा रही थी। इससे वो थोड़ा थोड़ा समझ गया था। हालांकि अभी यहाँ यूनर के पेरेंट्स भी यांग काय को ही देख रहे थे, पर अचानक यांग काय कहता है कि नहीं, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने अपना शाम का काम खत्म ही नहीं किया है। अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो शायद मास्टर से मुझे डांट पड़े, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना राइस बैग तो लिया ही नहीं, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ता है। वहाँ यूनर बैग लेकर खड़ी थी। यांग काय उससे वो बैग ले लेता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। वैसे तो यूनर इस चीज से थोड़ा दुखी हो गई थी, लेकिन यांग काय के हिसाब से अभी उसके लिए यही सही है, क्योंकि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि खुद के साथ साथ किसी दूसरे का भी ख्याल रख सके। हालांकि इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।
वैसे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, उसे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम इस तरह की कुछ नई सीरीज के अपडेट्स और साथ ही कुछ ऐसी सीरीज जो हम YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, उनकी लिंक देते रहते हैं।